हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल Cipra_Free_Bird और मैं हूँ सिप्रा। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक देख के आपको समझ ही आ गया होगा। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेगनेंसी का। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आई थॉट कि ये बहुत सारे प्रेगनेंसी केसेस में सी सेक्शन डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो रहा है फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल रीजंस ऑफ कोर्स। तो मैंने सोचा कि अगर ये ज़्यादातर हो रहा है मदर्स के साथ, तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए, थोड़ा बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि मेरा डिलीवरी भी सी सेक्शन के थ्रू ही हुआ था। सो मैं भी अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ सी सेक्शन डिलीवरी। अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर जाऊँ, देन सीजेरियन बर्थ और सी सेक्शन, इट्स अ बर्थ ऑफ अ बेबी through a cut. Mostly it's a surgical delivery through which doctors made a cut on mother's uterus and abdomen. ये तब किया जाता है जब डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि ये जो सर्जरी होने वाला है वो बोथ मदर और बेबी के लिए सेफ है। ये इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, या फिर मदर्स का जो भी क्रिटिकल सिचुएशन डिलीवरी रूम के अंदर होने वाला है, अगर वो डॉक्टर्स को पहले से पता है तो एक शेड्यूल्ड सी सेक्शन किया जाता है। इसको छोड़ के कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे सपोज मदर का नॉर्मल डिलीवरी होना हो, डिलीवरी के डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें उनको पता चलता है कि इट्स सेफ टू डू द नॉर्मल डिलीवरी। बट कुछ इमरजेंसी सिचुएशन कभी कभी आ जाता है विच इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। उस टाइम पे डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि नहीं, सी सेक्शन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सर्जरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रीजंस हो सकता है बेबी का पोजीशन उस पोजीशन अकॉर्डिंगली नहीं है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी में होना चाहिए, या फिर बेबी का हेड बहुत ज़्यादा बड़ा है जो बर्थ कैनल में फिट नहीं आएगा। ऐसा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसको हम इमरजेंसी सिचुएशन बोल सकते हैं। उस सिचुएशन में किया जाता है। और मोस्टली सी सेक्शन डिलीवरी आपके गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू होता है, जो आपको ऑपरेट कर रहे होते हैं बिफोर द डिलीवरी और ड्यूरिंग द डिलीवरी, या फिर कोई फैमिली फिजिशियन आप प्रेफर कर सकते हैं जो आपका सी सेक्शन सर्जरी कर सके। जो भी मिडवाइफ्स होते हैं उनको अलाउड नहीं होता है कि वो अपना कोई फैमिली मेंबर का सर्जरी करे। ओके, दिस ऑल अबाउट सी सेक्शन डिलीवरी। So friends, now we will discuss why are C-sections required, needed. तो मोस्टली सी सेक्शन एक शेड्यूल्ड सर्जरी है जो डॉक्टर डिसाइड करते हैं बिफोर फ्यू वीक्स ऑफ योर डिलीवरी। जब उनको ये एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि वजाइनल डिलीवरी वुड बी अ रिस्क फैक्टर, देन वो एक शेड्यूल्ड सर्जरी के लिए आपको बता देते हैं कि आप प्रिपेयर रहिए, आपका सी सेक्शन होने वाला है, नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। इसका बहुत सारा केसेस है कि सिचुएशन में ये किया जाता है, जिनमें से एक सिचुएशन है बेबी अगर ब्रीच कंडीशन में हो, ब्रीच पोजीशन में हो। इसका मतलब अगर मदर के यूट्रस के अंदर बेबी साइड वाइज हो, इसको अदर वर्ड में ट्रांसवर्स भी कहा जाता है, या फिर अगर बेबी का फीट और बटम नीचे की तरफ हो, तो मदर को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है वजाइनल बर्थ में। उस सिचुएशन में डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमें सर्जरी कराना पड़ेगा फॉर अ सेफर साइड। उसको छोड़ के अगर बेबी के साथ कोई बर्थ डिफेक्ट हो, जैसे सीवियर हाइड्रोसेफेलस, इसको छोड़ के अगर मदर का कोई भी इश्यूज हो, मेडिकल कंडीशंस हो, अगर मदर को HIV विथ हाई लोड हो, उस कंडीशन में बेबी और मदर दोनों को सेफ करने के लिए डॉक्टर सर्जरी ही परफॉर्म करना बेहतर समझते हैं। वजाइनल बर्थ को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता उस टाइम पे। इसको छोड़ के इफ मदर हैज अ प्रॉब्लम विद द प्लेसेंटा, लाइक प्लेसेंटा प्रीविया, इसको अगर ब्रीफ में डिस्कस करूँ तो अगर मदर का जो प्लेसेंटा है वो सिट्स वेरी लो, वो क्या करता है ना, मदर का जो सर्विक्स एरिया है ना उसको पूरी तरह से कवर करके रखता है।
उस केसेस में आप वजाइनल बर्थ की तरफ बढ़ ही नहीं सकते, उस केस में भी सर्जरी करना पड़ता है। इसके अलावा अगर इफ़ यू हैव मल्टीपल प्रेगनेंसीज अर्लियर, बहुत सारे डिलीवरीज आपका हो चुका है और वो डिलीवरी भी आपका सी सेक्शन के थ्रू ही हुआ है, देन डॉक्टर विल प्रेफर सी सेक्शन ओनली फॉर योर दिस टाइम डिलीवरी ऑल्सो। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा और एक सेक्शन भी होता है जो है इमरजेंसी सी सेक्शंस। इमरजेंसी सिचुएशन में सी सेक्शन भी किया जाता है जो कि शेड्यूल नहीं होता है। सपोज डॉक्टर ने डिसाइड किया है कि आपका वजाइनल बर्थ ही कराना है, लेकिन उसके लिए आपको लेबर भी शुरू हो चुका है, लेकिन क्या होता है ना, वो लेबर इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है किसी किसी केस में। वो उस वे में मूव नहीं होता जिस वे में लेबर पेन शुरू होके वजाइनल पूस की तरफ बढ़ना चाहिए। मेडिसिन के थ्रू भी आपको कोई हेल्प मिलता नहीं है। वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। उस सिचुएशन में डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं वी हैव टू परफॉर्म द सर्जरी। उसको छोड़ के अगर आपका जो प्लेसेंटा है, मदर का जो प्लेसेंटा है, इट विल सेपरेट फ्रॉम द यूटेराइन वॉल टू सून, टू अर्ली, वो एक रिस्की फैक्टर है। उस सिचुएशन में भी सर्जरी ऑपरेट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द अम्बिलिकल कर्ड, ये जो कर्ड है अगर ये पिंच्ड होता है, आई मीन अगर बेबी के ऑक्सीजन सप्लाई में कोई प्रॉब्लम होता है अम्बिलिकल कर्ड के थ्रू, और ये भी हो सकता है अगर ये कर्ड बर्थ कैनाल में बेबी से पहले एंट्री हो जाए, देन वो एक रिस्क सिचुएशन है जिसमें डॉक्टर्स सी सेक्शन ऑपरेट करते हैं। द बेबी इज इन फिटल डिस्ट्रेस, इसका मतलब ये है कि बेबी के हार्ट रेट में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, उसको ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं रहा है। उस केस में भी डॉक्टर सी सेक्शन ही परफॉर्म करते हैं। इसको छोड़ के अगर बेबी का साइज बहुत बड़ा है, उसका हेड, उसका फुल बॉडी का जो साइज है वो बर्थ कैनाल में फिट नहीं होगा, डॉक्टर्स उसको एग्जामिन करके देखते हैं, देन दे विल चूज द सर्जरी। उसके बाद फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं हाउ इज अ सी सेक्शन डन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर किसी मदर को जानने के लिए बहुत मनचाहा होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था क्योंकि मैं डिलीवरी से पहले कभी भी ओटी में नहीं गई थी, तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जो क्वेश्चंस का आंसर मुझे उधर जाने के बाद मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहती हूँ कि उसका माहौल कैसा होता है, आपके साथ क्या किया जाता है, कैसे ऑपरेशन शुरू होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप जब ओटी में एंटर करेंगे, डॉक्टर्स और नर्सेस तो होंगे ही, बहुत सारे मॉनिटर्स लगे होंगे रूम में, एक बड़ा सा लाइट होगा आपके ऊपर, हार्ट रेट मशीन रहेगा, के साथ एक स्पेशल एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होंगे वहाँ पे आपके साइड में, जो आपके बैक में, लोअर बैक में, कमर में आपके एक रीजनल एनेस्थेसिया आपको लगाएंगे। थोड़ा सा पेन होगा फ्रेंड्स, बट फॉर अ मोमेंट, उसके बाद आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि आपके कमर से पैर तक का हिस्सा सुन्न हो जाएगा। मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, सिर्फ एक सेकंड के लिए फील हुआ कि मेरे पैर के ऊपर कुछ वो पेन से हल्का या फिर सीजर से हल्का कुछ ऐसे गुदगुदी टाइप लगा मुझे। उसके बाद मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। तो रीजनल एनेस्थेसिया देंगे जो आपके बॉडी के लोअर पार्ट को पूरा जीरो सेंसेशनल कर देगा, और उसके बाद आपको वजाइनल पेन और जो सी सेक्शन सर्जरी जिस पार्ट में आपका ऑपरेट किया जाएगा उस पार्ट में भी आपको कोई भी पेन नहीं होगा, वो पेन रिलीफ के लिए भी रहता है। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। मेरे साथ तो डिलीवरी के बाद ऑक्सीजन सप्लाई का वो लोग प्रोसीजर किए थे क्योंकि तब मुझे हेडेक हो रहा था, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा था ब्रेन को। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक ऑक्सीजन मास्क पहना दिया जाएगा जिसमें आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता रहे। आपके ब्लैडर में एक कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा थ्रू योर यूरेथ्रा। इट माइट बी अनकंफर्टेबल व्हेन दे विल प्लेस इट, बट इट्स नॉट पेनफुल। उसके बाद आपके बेली बटन और पब्लिक बोन के बीच में जो एरिया है वो पार्ट में अगर कुछ हेयर्स हो तो उसको सेव किया जाता है। आपके आर्म या फिर आपके हैंड पे आपका एक आईवी रहता है। एक प्राइवेसी स्क्रीन विल बी पुट अराउंड योर बेली। एक कपड़े से ढक दिया जाता है आपके मतलब
पेट से नीचे की तरफ, क्योंकि आपका डिलीवरी होने वाला है, शायद आपको देख के कुछ वो ब्लड वगैरह वो सब आपको ना दिखे, आप पैनिक ना हो, तो उसके लिए कवर किया जाता है। एक सेक्शन को पार्ट करके आप उसके एक प्राइवेसी स्क्रीन के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाता है जिसमें आपको दिखेगा नहीं कुछ भी। तो वंस आपका जो एनेस्थेसिया है वो असर करना शुरू कर देता है आपके बॉडी के ऊपर, डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं। मुझे तो पूछा गया था कि आपको कुछ फील हो रहा है कि नहीं, व्हेन आई सेड नो, देन डॉक्टर्स मेक्स अ कट on the skin of the abdomen, मोस्टली 1 to 2 इंचेस का कट वो लगाते हैं आपका यूट्रस की तरफ पहुंचने के लिए, और मोस्टली ये हॉराइजेंटल कट होता है, इसको अदर वर्ड में बिकनी कट भी बोला जाता है। देन डॉक्टर्स जेंटली पार्ट्स द एब्डोमिनल मसल्स। जब ये मसल्स को पार्ट कर दे तब डॉक्टर्स यूट्रस के पास पहुंचने के बाद यूट्रस में भी एक हॉराइजेंटल कट करते हैं ताकि यूट्रस के अंदर उनको बेबी विजिबिलिटी आए। So after the uterine incision is made, the baby will be gently pulled out. जब बेबी डॉक्टर पुल आउट कर देते हैं मदर के यूट्रस के अंदर से, तब बेबी को सक्शन किया जाता है उनके मुंह में, नाक में, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं मदर के वूम के अंदर जो बेबी इतने महीने में इनहेल करके रखता है, उसको सक्शन करके निकाला जाता है माउथ से और नोज से। उसके बाद बेबी का अम्बिलिकल कर्ड को क्लैम्प किया जाता है, फिर कट किया जाता है। उसके बाद आप, क्योंकि आप सेंस में होते हो, रीजनल एनेस्थेसिया आपको दिया गया है, आप अपने बेबी को देख सकते हो, डॉक्टर्स दिखाते हैं, मेरे बेबी को भी दिखाया गया था। उसके बाद उनको ट्रीटमेंट के लिए एक रिकवरी रूम में डॉक्टर्स और नर्स को हैंड ओवर किया जाता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, आपका जो प्लेसेंटा होता है यूट्रस के अंदर उसको निकाला जाता है विथ वेरी मच केयर। कहते हैं उसके बाद आपको जो स्टिचेस डॉक्टर्स डालते हैं यूट्रस को सिलने के लिए वो डिजर्वेबल होता है, वो अपने आप सेटल डाउन हो जाता है। पहले क्या होता था ना, वो स्टिचेस डिलीवरी के कुछ हफ्तों के बाद या फिर कुछ दिन के बाद डॉक्टर्स उसको खोलते थे सेटल करने के लिए, लेकिन आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो भी स्टिचेस डॉक्टर्स डाल रहे हैं वो अपने आप ही सेटल डाउन हो जाता है मदर के एब्डोमेन में। वो पेनफुल बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि एनेस्थेसिया का असर आपके बॉडी में बहुत आज तक रहता है। मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था अबाउट द पेन अप टू इवनिंग। मेरा दोपहर में हुआ 12 बजे डिलीवरी, मुझे 6:37 तक कुछ भी फील नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे फील हो रहा था कि आई हैव टू कीप माई बॉडी फ्लैट, क्योंकि स्टिचेस का थोड़ा थोड़ा वो पिंचिंग सेंसेशन, इरिटेशन, सोरनेस वो सब हो रहा था मुझे। पोस्ट सी सेक्शन डिलीवरी, what will be the pain, how will be the pain, will you feel the pain or not? So friends, मैं आपको ये बता दूँ, ड्यूरिंग सी सेक्शन आपको कुछ भी पेन महसूस नहीं होता है, क्योंकि एनेस्थेसिया का असर बहुत आज तक आपके बॉडी में रहता है। आप अवेक रहते हो, लेकिन आपके वेस्ट से नीचे का हिस्सा नम हो जाता है, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता। बट यस, आप अवेक रहते हो, इसलिए आपका बेबी का बर्थ होने के बाद डॉक्टर्स जो आपको दिखाते हैं, आपका बेबी का आवाज़ आप सुनते हो, वो सब आप इंजॉय कर सकते हो। लेकिन जो इमरजेंसी सी सेक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, उस केसेस में जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है मदर्स को। उस केस में क्या होता है ना, वो अनकॉन्शियस रहते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं होता है और कोई भी पेन उनको फील नहीं होता है। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं अबाउट द रिस्क फैक्टर्स इन सी सेक्शन डिलीवरी। तो आज के डेट में जितने भी सी सेक्शंस हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टडी एंड रिपोर्ट एंड डॉक्टर्स बिलीव एंड एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ज़्यादा सेफ है बोथ मदर्स एंड बेबी इन जनरल। बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि रेयर केसेस है, वो सी सेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्कफुल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें एक है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है मदर को, तो ऐसे केसेस में ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। अगर मदर्स के बॉडी में या फिर यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक से उनको ट्राई किया जाता है वो इन्फेक्शन कम करने के लिए। कभी कभी मदर्स के ब्लैडर में इंजरी भी हो सकता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। इसको छोड़ के बेबी को कोई पॉसिबल इंजरी अगर है, अल्ट्रासाउंड में पता चल रहा है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। देन डेथ इज़ वेरी रेयर। बहुत सारे केसेस में ये सेफली सर्जरी हो जाता है, बहुत सारे रेयर केसेस है जिसमें डेथ हो सकता है,
ऐसा भी हो सकता है अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो और उस मेडिसिन का रिएक्शन बहुत निगेटिवली आ रहा है आपके बॉडी में, इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी अ रिस्क फैक्टर। मैं आपको ये बता दूं कि रीजनल एनेस्थेसिया और जनरल एनेस्थेसिया बोथ आर सेफ फॉर द मदर एंड बेबी, बट इट कैन कॉज यू नॉजिया, लो बीपी इन मदर्स बॉडी, कभी कभी ये होता है। तो ये जो सी सेक्शन डिलीवरी है कभी कभी बेबीज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इमीडिएटली आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी बेबीज को ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं क्योंकि लेबर हैजंट जंप स्टार्टेड। उनके लंग्स में जो फ्लूइड जमा हुआ रहता है मदर की बॉडी से, वो जो अपने अंदर रखते हैं वो इमीडिएटली क्लियर नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उनको ब्रीदिंग इशू हो सकता है। मेरे बेटे को बहुत हुआ था। इट वॉज अ हॉरिबल मोमेंट फॉर अस। मतलब डिलीवरी होने के बाद वो थोड़ा सा रोया 3-4 मिनट के लिए, उसके बाद वो कम्प्लीटली रोना बंद कर दिया बिकॉज ही वॉज हैविंग ब्रीदिंग इशू। इमीडिएटली उसको एनआईसीयू में शिफ्ट किया गया एंड आई वॉज ऑलमोस्ट इन अ शॉक एंड ट्रोमा। I was getting panic attacks for that, completely trembling। तो ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल सिचुएशन हो गया था। बट ये इतना एश्योरेंस मैं आपको दे सकती हूँ, ये इशू ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। उसी दिन ही कुछ आवर्स में एनआईसीयू में शिफ्ट होने के बाद ये रिकवर भी हो जाता है। मेरा बेबी तो 12-5 अराउंड आफ्टरनून में पैदा हुआ। उसके बाद बाई 6:37 ही वॉज ब्रीदिंग फाइन इन इवनिंग। तो ये एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन हाँ इतना एश्योरेंस मुझे डॉक्टर ने दिया कि बर्थ होने के बाद, बेबी का बर्थ होने के बाद अगर बेबी रोता है देन इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। रोना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैविंग अ सी सेक्शन मे और मे नॉट अफेक्ट द फ्यूचर डिलीवरीज। हो सकता है अगर आपका अभी सी सेक्शन हुआ है तो वो अगर बहुत स्मूथली हो गया तो आपका फ्यूचर डिलीवरीज में सी सेक्शन ही कराना है और वो भी स्मूथली हो जाएगा। लेकिन अगर इस डिलीवरी में आपको कुछ इश्यूज आए हैं, आपके यूट्रस में कुछ इश्यू आए हैं या फिर प्लेसेंटा के थ्रू कुछ इश्यूज आए हैं, हो सकता है कुछ रिस्क फैक्टर आप कैरी फॉरवर्ड करें अपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी को। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द रिकवरी पीरियड पोस्ट सी सेक्शन डिलीवरीज। सी सेक्शन डिलीवरी का रिकवरी पीरियड थोड़ा सा लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू वजाइनल डिलीवरीज। मोस्टली क्या होता है ना, मदर का डिलीवरी होने के बाद, सी सेक्शन होने के बाद डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं 3 to 4 डेज हॉस्पिटल में ही स्टे बैक करने के लिए। इनिशियली उनको सोरनेस फील होता है जहाँ पे आपका एब्डोमिनल कट किया गया था सर्जरी के टाइम। इचीनेस फील होता है, आपको थोड़ा बहुत फ्लैट सो के आपके बैक एक भी शुरू हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा बैक एक हो रहा था। मुझे एंटीबायोटिक्स ड्रिप्स में डाल के दिया जा रहा था क्योंकि मुझे पूरा 8 to 9 आवर्स कंटिन्यूसली फ्लैट होके सोने के लिए सजेस्ट किया गया था। स्टिचेस था तो स्ट्रेच नहीं कर पाती थी, तो बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था वो। लेकिन ये सारे काफ़ी नॉर्मल रिएक्शंस है इफ़ यू हैव गॉन थ्रू अ सर्जरी। इसके अलावा अगर आपको जनरल एनेस्थेसिया दिया गया हो डिलीवरी के टाइम, तो इसके भी कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं पोस्ट डिलीवरी, जैसे यू विल फील ग्रूगी, कंफ्यूज्ड, चिली, स्केयर्ड, इवन सैड। तो ये सारे डिस्कम्फर्ट और पेन को रिलीज करने के लिए, इज आउट करने के लिए डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं जो मोस्टली लिक्विड रहता है। आपको टैबलेट्स तो लेने के लिए उस टाइम मना ही किया जाता है। आपको जो 2 to 3 डेज है वो आपको सलाइन के थ्रू ही दिया जाता है। So first few days, even first few weeks, you may feel tired। आपका स्टोमक में जहाँ पे वो कट लगा है आपको सोरनेस आएगा, रैसेस जैसा फील होगा। आपको कंस्टिपेशन इश्यूज होते हैं। जब आप when you go for pee, तब आपको एक पिंचिंग सेंसेशन होता है। मुझे बहुत हो रहा था क्योंकि कैथेटर रिमूव किया गया था एंड इट वाज वेरी डिस्कम्फर्ट फॉर मी व्हेन आई यूज्ड टू go to washroom। You might get a hard time to lift your baby in your arms क्योंकि आपके स्टोमक के ऊपर असर पड़ता है। मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, जब आपका सर्जरी होता है उसका नेक्स्ट डे आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं you should work, मे बी it will be a slow work but you have to work।
और जब आप अपने बेड से उतर के नीचे खड़े हो, तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो उस टाइम में इट वाज वेरी पेनफुल, क्योंकि आप एक दिन कंप्लीटली बेड पे फ्लैट सो के रहते हो, और जब आप बेड से नीचे खड़े होके अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हो ना, तो आपका जो स्टिचेस है वो स्टोमक से जो खींचता है सेटल डाउन होने के लिए, इट वाज वेरी मच पेनफुल। आई वाज लिटरली क्राइंग। मेरी मदर एक साइड में मुझे पकड़े थे, मेरे हस्बैंड खड़े थे, और एक साइड में मुझे नर्स पकड़े थे। इट वाज अनबेरेबल, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बस वही 15 मिनट 20 मिनट मुझे पेन हुआ, उसके बाद इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो जितना जल्दी आप नेक्स्ट डे थोड़ा 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 करके स्टेप लेके वॉक करके अपने स्टमक को, अपने बॉडी को कंफर्ट कराएंगे, उतना जल्दी आपका ये पेन भी रिलीज हो जाएगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, हम माँ बन रहे हैं, हम एक नई जिंदगी को दुनिया में ला रहे हैं, बिल्कुल भी दर्द ना हो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? थोड़ा बहुत दर्द तो होगा, अगर इतना बड़ा मिरेकल हम ला रहे हैं, इतना प्यारा सा मिरेकल दुनिया में ला रहे हैं, तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा, है ना? फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ सजेस्ट कर देना चाहती हूँ। अगर आपको सोरनेस और इचिंग स्टोमक कुछ ज़्यादा ही है, तो आप फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर डिलीवरी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपको जब कफ आए, आपको खांसी आए या फिर आपको छींक आए, आप अपने एब्डोमेन को सपोर्ट करने का एक तकिया ले लीजिए, एक पिलो ले लीजिए, या फिर अपने जिस पार्ट में आपका सर्जरी हुआ है वहाँ पे अपना हाथ रख के एक सपोर्ट दीजिए। देन यू हैव टू कफ एंड स्नीच, तो आपको वो खींचेगा नहीं, तो आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक बहुत ऐसा सजेशन मैं दे रही हूँ जो आपके बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखेगा और आपका मिल्क सप्लाई में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। यू शुड हैव 3 to 4 liters ऑफ वाटर, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर्स। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग रहता है बॉडी के लिए, आपको नींद अच्छा आता है, आपका मिल्क सप्लाई अच्छा आता है, आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहता है, आप पॉजिटिव फील करते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आप लोग के कमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे जो इम्पोर्टेंट अपकमिंग वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आते रहे। आपका लाइक, आपका व्यूज़, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करता है। I hope we will meet again soon with new and informative video. तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। Love you guys. Bye.